नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट टेक्निक्स। इसके अंदर हम अलग अलग जो मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे TQM हो गया यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया, CPM हो गया, SWOT एनालिसिस हो गया, PERT हो गया। जितनी भी जो हमारी मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में यानी TQM के बारे में। ये बहुत बार इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वालिटी क्या होता है। ठीक है, वस्तुओं के उत्पादन के लिए गुणवत्ता की अवधारणा और गुणात्मक प्रबंधन की शुरुआत औद्योगिक बड़े पैमाने पर उत्पादन के प्रारंभ से मानी जाती है। ठीक है, वस्तुओं के उत्पादन के लिए गुणवत्ता की अवधारणा और गुणवत्ता प्रबंधन की शुरुआत औद्योगिक बड़े पैमाने, ठीक है, जो औद्योगिक है उसके बड़े पैमाने से उत्पादन के आरंभ से मानी जाती है ना। आगे 1931 में प्रकाशित W.A. सेवार्ट का सिद्धांत इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इस दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है। ठीक है, जो 1931 के अंदर W.A. सेवार्ट का एक सिद्धांत आया था, इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, ये जो क्वालिटी है ना उसके क्षेत्र में एक मील का पत्थर माना जाता है, क्वालिटी के क्षेत्र के अंदर ना। आगे गुणवत्ता की आधुनिक अवधारणा को कॉन्फ्रेंस टू रिक्वायरमेंट्स यानी आवश्यकताओं के अनुरूप होना के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, जो क्वालिटी है इसकी जो आधुनिक अवधारणा है उसको कॉन्फ्रेंस टू रिक्वायरमेंट्स यानी आवश्यकताओं के अनुरूप के रूप में परिभाषित किया गया है। अब हम जो अलग अलग जो वैज्ञानिक थे उनके अनुसार जो क्वालिटी है उसकी परिभाषा दी गई है, तो हम सबसे पहले देखते हैं माइकल मैकोबी। इनके अनुसार औद्योगिक युग के लिए गुणवत्ता की परिभाषा केवल सुंदरता, उपयोगिता और स्थायित्व के मामले में ही नहीं बल्कि लागत और समय पर डिलीवरी के मामले में भी ग्राहक की अपेक्षाओं को पूरा करने और उसे बेहतर प्रदर्शन करना है। क्या कहते हैं जो माइकल मैकोबी है, इनके अनुसार जो गुणवत्ता है यानी जो क्वालिटी है वो केवल सुंदरता, उपयोगिता और स्थायित्व के मामले में ही नहीं बल्कि लागत और समय पर डिलीवरी के मामले में भी ग्राहक की अपेक्षाओं यानी जो उसकी जो किसी भी चीज़ से जो अपेक्षा है उनको पूरा करना और उसे बेहतर प्रदर्शन करने से है ना। ये किनके अनुसार है? माइकल मैकोबी के अनुसार। अब हम देखते हैं पीटर ड्रुकर के अनुसार क्वालिटी क्या है। किसी भी उत्पाद या सेवा में गुणवत्ता वह नहीं जो प्रदाता यानी जो सप्लायर होता है उसमें डालता है। जो सप्लायर किसी भी गुणवत्ता के क्वालिटी के अंदर जो डालता है वो नहीं है ना। किसी भी उत्पाद या सेवा में जो गुणवत्ता है वह नहीं जो प्रदाता उसमें डालता है बल्कि ये वह है जो ग्राहक को मिलता है और जिसके लिए वह भुगतान करने को तैयार होता है। ठीक है, मान लो हमने कोई चीज़ ऑर्डर की है ना, ठीक है, किसी ने कोई हमें चीज़ ऑर्डर लेके आ रहा है वो ना, तो ये सप्लायर हो गया। तो ये जो चीज़ ला रहा है वो असली गुण क्वालिटी नहीं है। जो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अच्छा है या नहीं है वो हम डिसाइड करेंगे। अगर हम उससे संतुष्ट हैं और हम उससे उसके लिए भुगतान करने को तैयार है, मतलब अच्छे पैसे दे रहे हैं, और मान लो अगर वो ख़राब प्रोडक्ट निकला तो क्या कहना कि चाहते हैं आप जो पीटर ड्रुकर वो क्या कहना चाहते हैं कि जो सप्लायर है वो हमें देता है ना वो चीज़ गुणवत्ता को नहीं बताती बल्कि वो चीज़ बताती है जिसको जो प्रोडक्ट हमें मिलता है और उससे हम संतुष्ट हैं और हमसे उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार है ना। हम संतुष्ट है कि हमने पैसे दिए हैं तो अच्छी चीज़ के लिए दिए हैं, तब जाके वो क्या कहलाती है? गुणवत्ता अच्छी कहलाती है, अच्छी गुणवत्ता कहलाती है। अब हम देखते हैं जोसेफ एम जुरान के अनुसार उन्होंने क्या कहा है। ठीक है, उपयोग के लिए उपयुक्तता
यानी फिटनेस फॉर यूज़, ये किसने कहा है? जोसेफ एम जुरान ने कहा है। किसके लिए कहा है? क्वालिटी के लिए, उपयोग के लिए उपयुक्तता, यानी फिटनेस फॉर यूज़। ठीक है, क्वालिटी क्या है? जिसको हम यूज़ कर सकें। कुल मिला के ये कहना चाहते हैं जिसको हम अच्छे से यूज़ कर सकें वही अच्छी गुणवत्ता है। अब हम देखते हैं अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी यानी ASQ के अनुसार। ठीक है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी के अनुसार उन्होंने क्या कहा है? गुणवत्ता वस्तुओं और सेवाओं में एक उत्कृष्टता को दर्शाती हैं और विशेष रूप से उस सीमा तक जहाँ तक वे आवश्यकताओं के अनुरूप होती हैं और ग्राहकों को संतुष्ट करती हैं। इनके अनुसार यही क्या है? गुणवत्ता है। क्या इनके अनुसार? गुणवत्ता वस्तुओं और सेवाओं में एक जो उत्कृष्टता होती है उसको दर्शाती हैं, विशेष रूप से उस सीमा तक जहां तक वे आवश्यकताओं के अनुरूप होती हैं और ग्राहकों को संतुष्ट करती हैं। ये क्या देखा हमने? क्वालिटी के बारे में। तो ये सब हमने किसके बारे में देखा? क्वालिटी के बारे में। अब हम देखते हैं जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है उसके बारे में। जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है इसके बारे में देखते हैं। TQM की अवधारणा 1950 के दशक में जापान में दी गई थी। ठीक है, जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है इसकी सर्वप्रथम अवधारणा कहाँ पर दी गई थी? जापान के अंदर। कब दी गई थी? 1950 के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना आप, ये एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है इसकी सर्वप्रथम अवधारणा कहाँ पर दी गई थी, तो आप बताएंगे जापान में दी गई थी। आगे देखते हैं TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ फिलोसफी एंड नॉट अ टेक्निक। जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है ये क्या है? फिलोसफी है न कि तकनीक है। तो TQM एक फिलोसफी है न कि क्या है? टेक्निक है। आगे देखते हैं TQM किसी कंपनी की वह विशेषता है जो ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पाद और सेवा प्रदान करने का प्रयास करती हैं। TQM क्या है? TQM किसी कंपनी की वह विशेषता है जो ग्राहकों को उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पाद और सेवा प्रदान करने का प्रयास करती हैं। ठीक है, आगे है TQM व्यवसाय करने के पारंपरिक तरीके का एक उन्नत रूप है। ठीक है, जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है वो व्यापार करने के पारंपरिक तरीके का एक उन्नत रूप है। ठीक है, क्या ये एनहांसमेंट है एक, है ना। अब हम देखते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के 3 प्रमुख जो कंपोनेंट है यानी जो घटक है वो देखते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? पहला है टोटल यानी कुल, फिर दूसरा है क्वालिटी और तीसरा है मैनेजमेंट। इन तीनों के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टोटल के बारे में यानी कुल के बारे में। संगठन में हर कोई संगठन द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और उत्पादों की गुणवत्ता बनाने और उसे बनाए रखने में शामिल होता है। ठीक है, इनसे क्या कहना चाहता है कि जो संगठन है उसमें हर कोई संगठन द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और उत्पादों की गुणवत्ता बनाने और उसे बनाए रखने में शामिल होता है। ये आपस में जुड़ी जटिल समस्याओं से निपटने का एक व्यापक तरीका है। ठीक है, ये क्या है? जो समस्या है उससे निपटने का एक व्यापक तरीका है जिससे सभी स्तरों पर हर कोई शामिल होता है और सभी बड़े मुद्दों का समाधान किया जाता है। ठीक है, सभी मिलकर सभी बड़े मुद्दों का समाधान करते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं यहाँ पे ना। अब हम देखते हैं क्वालिटी के बारे में यानी गुणवत्ता के बारे में। जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है वो क्या है? क्वालिटी यानी गुणवत्ता। संगठन व्यक्तिगत या सामूहिक कार्यों के माध्यम से सबसे कम लागत पर पहली बार में और हर बार ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, जो संगठन होता है ना वो व्यक्तियों और सामूहिक कार्यों के माध्यम से सबसे कम लागत पर और पहली बार में और हर बार ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, इस प्रकार ये स्वीकार किया जाता है कि ग्राहक की धारणा यानी जो परसेप्शन होता है ग्राहक की
ही गुणवत्ता की पहचान करती है। जो ग्राहक की धारणा है वही गुणवत्ता की पहचान करती हैं। इसलिए कुल गुणवत्ता यानी टोटल क्वालिटी इस तथ्य को दर्शाती हैं कि सभी स्तरों पर हर कोई अपने द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य के लिए कुछ आवश्यकताओं या निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्ता प्राप्त करने में शामिल है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो तीसरा कंपोनेंट है इसका वो है मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। इसमें है प्रणाली यानी सिस्टम का प्रबंधन करते समय मुख्य जोर निरंतर सुधार पर होना चाहिए। यानी जब हम सिस्टम है उसका प्रबंधन मैनेजमेंट करते हैं तो उस समय जो मुख्य जो हमारा किस पर जोर होना चाहिए वो सुधार पर होना चाहिए। ठीक है, निरंतर सुधार पर होना चाहिए। जो हमारा मुख्य जोर है वो किस पर होना चाहिए, निरंतर सुधार पर होना चाहिए, न कि तात्कालिक या काम चलाओ समाधानों पर होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा मुख्य ध्यान होना चाहिए यानी जो मुख्य केंद्र होना चाहिए वो किस पर होना चाहिए, निरंतर सुधार पर होना चाहिए, ना कि तात्कालिक या काम चलाओ सुधारों पर होना चाहिए। ठीक है, तभी कुल गुणवत्ता प्राप्त की जा सकती है। अगर हम जो हमारा मुख्य जोर है वो किस पर देंगे, निरंतर सुधार पर, तो हमारा क्या होगा, जो कुल गुणवत्ता प्राप्त हो सकती है हमें ना, टोटल क्वालिटी प्राप्त हो सकती है हमें। इसके लिए संगठन में हर किसी को अपने काम के प्रबंधन की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। ठीक है, अगर हमें टोटल क्वालिटी चाहिए तो हमें प्रबंधन की जिम्मेदारी खुद पर लेनी होगी। अब हम आगे देखते हैं। ट्यूक्यूएम पर दो बेसिक कॉन्सेप्ट, जो ट्यूक्यूएम है इसकी जो दो बेसिक कॉन्सेप्ट है यानी दो बेसिक जो अवधारणा है वो कौन कौन सी हैं। पहली तो है इसकी क्वालिटी कंट्रोल यानी गुणवत्ता नियंत्रण। ठीक है, और दूसरा है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन यानी कर्मचारियों की भागीदारी। इन दोनों पर ही ये क्या है, अवधारित है। जो हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है इन दोनों कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है। पहला तो है टोटल क्वालिटी यानी गुणवत्ता नियंत्रण, और दूसरा है क्वालिटी कंट्रोल है ना, गलती हो गया भाई, क्वालिटी कंट्रोल यानी गुणवत्ता नियंत्रण, और दूसरा है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन यानी कर्मचारी भागीदारी, जो कर्मचारी हैं उसकी भागीदारी पर, और क्वालिटी कंट्रोल पर। इन दोनों पर ही जो हमारा TQM है वो आधारित है। अब हम जो हमारे 7 क्वालिटी गुरुज हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग क्वालिटी के बारे में कुछ बताया है, उनका कुछ योगदान है, तो हम इसके अंदर 7 क्वालिटी गुरुज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे W. एडवर्ड्स डेमिंग के बारे में, फिर दूसरे हैं जोसेफ M. जुरान। इन सब का क्वालिटी कंट्रोल के अंदर कुछ ना कुछ योगदान है, इन्होंने कुछ ना कुछ योगदान इसके अंदर दिया है। तीसरे हम फिलिप B. क्रॉस्बी, फिर चौथे हैं आर्म्ड V. फर्ग्यूबन, फिर हैं कोरो इशिकावा, और छठे हैं सिंगियो सिंगवा, और सातवें हैं गिनिची तागुची। क्या है, गिनिची तागुची। ये 7 क्वालिटी जो गुरुज हैं वो है ना। पहले है W. एडवर्ड डेमिंग, दूसरे हैं जोसेफ M. जुरान, फिर हैं फिलिप B. क्रॉस्बी, और चौथे हैं आर्म्ड V. फर्ग्यूबन, और पांचवें हैं कोरो इशिकावा, और छठे हैं सिंगियो सिंगो, और सातवें हैं गिनिची तागिची। ठीक है, इनमें से जो हमारे प्रथम 3 जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पद दिया था। ठीक है, जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट नाम है वो इन तीनों ने ही दिया था। किसने, एडवर्ड डेमिंग और जोसेफ M. जुरान और फिलिप B. क्रॉस्बी। इन तीनों ने ही जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है वो पद दिया था, यानी वो जो शब्द है वो इन तीनों ने ही दिया था। अब हम सबसे पहले देखेंगे जो W. एडवर्ड्स डेमिंग है, इनका क्या क्या योगदान है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर, इसके बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। इन्होंने स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल यानी SPC
और PDCA साइकिल का प्रतिपादन किया था। जो एडवर्ड डेमिंग है, इन्होंने स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल यानी SPC और PDCA साइकिल इसका प्रतिपादन किया था। इसके बारे में हम भी आगे पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, डेमिंग का PDCA साइकिल इस बात पर जोर देता है कि प्रबंधन को संगठन की गुणवत्ता संबंधी पहलुओं में गहराई से शामिल होना चाहिए। इसके अनुसार ये 4 घटक हैं। पहला है P से प्लान, फिर D से डू, C से है चेक और S से है आर्ट। ये क्या है? PDCA साइकिल। ठीक है, जो एडवर्ड डेमिंग है, एडवर्ड डेमिंग का जो PDCA साइकिल है इस बात पर जोर देता है कि प्रबंधन को संगठन की गुणवत्ता संबंधी पहलुओं में गहराई से शामिल होना चाहिए। ठीक है, क्या है? जो गुणवत्ता संबंधी जो पहलू हैं इसमें गहराई से शामिल होना चाहिए, है ना, प्रबंधन को ना। इनके 4 जो घटक है वह हैं प्लान, डू, चेक एंड आर्ट। ये 4 इसके प्रमुख घटक हैं। आगे है, इन्होंने गुणवत्ता प्रबंधन के लिए 14 सिद्धांत यानी 14 सिद्धांत दिए हैं, 14 प्रिंसिपल दिए हैं। ठीक है, इनका जो एडवर्ड डेमिंग थे, है ना, इन्होंने जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है ना, इसके लिए इन्होंने क्या है 14 सिद्धांत दिए हैं। पहला सिद्धांत है इसमें सेवाओं और उत्पादों में सुधार के उद्देश्यों को निरंतर बनाए रखें। जो एडवर्ड डेमिंग है इनके अनुसार क्या है, जो सेवा है, सर्विस हैं और जो उत्पाद है, प्रोडक्ट्स हैं, इनमें सुधार के उद्देश्यों को निरंतर बनाए रखना चाहिए हमें ना, यानी उनमें हमेशा सुधार करते रहना चाहिए हमें। जो प्रोडक्ट या कोई सर्विस है उसमें हमेशा हमें सुधार करते रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट सिद्धांत है इनका काम करने के नए दर्शन को अपनाएं। जो काम करने के जो नए नए तरीके हैं, नए नए जो फिलोसफी हैं उनको अपनाना चाहिए हमें ना। फिर नेक्स्ट है निरीक्षण पर निर्भरता को समाप्त करें। यानी कुछ लोग होते हैं ना जो इंस्पेक्शन के टाइम पर ही सिर्फ अच्छा कार्य करते हैं, तो उस पर निर्भरता को कम करने के लिए कहा है इन्होंने कि ऐसा नहीं कि आपको हमेशा अच्छा कार्य करना चाहिए। ठीक है, इनका मतलब ये कि सिर्फ आपको इंस्पेक्शन के दिन ही अच्छा कार्य नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए। आपको सिर्फ इंस्पेक्शन के दिन पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए कि आप उसी दिन अच्छा कार्य करें, आपको हर दिन अच्छा कार्य करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है केवल कम कीमत के आधार पर बिजनेस करना बंद करें। ठीक है, जो कम कीमत के आधार पर ही हमें जो बिज़नेस है वो नहीं करना चाहिए, हमें जो बड़ी बड़ी कीमतों वाले भी बिज़नेस करने चाहिए। आगे है उत्पादों और सेवाओं में लगातार सुधार के लिए प्रयास करें। ठीक है, उत्पाद और जो सर्विस हैं, प्रोडक्ट और सर्विस हैं, इसमें लगातार सुधार के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कर्मचारियों को आधुनिक ट्रेनिंग और शिक्षा दी जानी चाहिए। जो हमारे कर्मचारी हैं इसके अंदर उनको क्या है हमेशा आधुनिक ट्रेनिंग हमें देती रहनी चाहिए और उनकी जो नई नई शिक्षाएँ आ रही हैं वो भी देना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट सर्विस है इनकी, जो नेक्स्ट सिद्धांत है इनका कर्मचारियों को बेहतर काम करने में मदद करने के लिए सुपरवाइज़र नहीं बल्कि नेतृत्व यानी लीडरशिप प्रदान करें। ठीक है, अगर आपको कर्मचारियों से बेहतर काम करवाना है तो आपको सुपरवाइज़र की जरूरत नहीं है, आपको एक लीडरशिप की ज़रूरत है। ठीक है, जो एक लीडर होता है जो हर सबसे कर्मचारियों से अच्छे से बात करे, जो अपना काम अच्छे से करवाना जानता हो, ऐसे लीडर की आपको आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट है डर को बाहर निकालें ताकि सभी कर्मचारी सुरक्षित महसूस करें और प्रभावी ढंग से काम करें। अगर आप ही डरेंगे तो आपके कर्मचारी तो आप डरेंगे किसी काम को करने से, है ना। तो आपको अपने अंदर के डर को बाहर निकालना है और ताकि आपके जो कर्मचारी हैं वो भी सुरक्षित महसूस करें। आगे हैं विभागों के बीच में बाधा को ना आने दें। अलग अलग जो विभाग होते हैं हमारी कंपनी के अंदर उनके बीच में कोई बाधा नहीं आए, उनके बीच में अच्छा संपर्क बना रहे, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कर्मचारियों से काम लेने के लिए नारों, उपदेशों और लक्ष्यों का उपयोग बंद करें। ठीक है, जो कर्मचारी हैं उनसे में काम करवाने के लिए नारों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, उपदेशों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और लक्ष्यों का उपयोग बंद कर देना चाहिए हमें ना।
नेक्स्ट है फिर काम करने के कड़े मानकों यानी स्टैंडर्ड्स, उनको काम करने के कड़े मानकों जो ना कड़े जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो, और संख्यात्मक कोटा और उद्देश्य आधारित प्रबंधन को समाप्त कर देना चाहिए हमें ना। और नेक्स्ट है बाधाओं को हटाएं और ऐसे उपकरण व तरीके प्रदान करें जो काम को बढ़ावा दे और कर्मचारियों को अपने काम पर गर्व कराए ना। फिर नेक्स्ट है आत्म सुधार के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करें। ठीक है, अगर जो हमारी कंपनी है उसमें जो उनके कर्मचारी, तो उनके आत्म सुधार के लिए हमें क्या करना चाहिए, शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए संगठन में सभी को शामिल करें। ठीक है, हमें क्वालिटी को सुधारना है तो जो भी कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको सभी को साथ में हमें शामिल करना पड़ेगा। जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी का साथ में विकास करें और साथ में जो कार्य हैं उनको शामिल करें कार्य के अंदर। ठीक है, ये हमारे जो एडवर्ड डेमिंग थे उनके जो उन्होंने 14 सिद्धांत दिए थे क्वालिटी के वो थे। अब हम देखते हैं जो उन्होंने PDCA जो साइकिल दिया था उसके बारे में ना। ये क्या है, एक समस्या समाधान चक्र है ना। जो PDCA साइकिल है ये क्या है, एक समस्या समाधान चक्र है, यानी ये समस्या को समाधान ढूंढने के लिए एक चक्र है ना। इससे क्या हम क्या कर सकते हैं, हम समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। TQM को लागू करने में 4 मुख्य कदम शामिल हैं। ये जो PDCA है ये क्या है, TQM को लागू करने के 4 प्रमुख कदम हैं, यानी जो स्टेप्स हैं ये ना। जो PDCA है ये क्या है, TQM को लागू करने के 4 प्रमुख स्टेप्स हैं ना। पहला हो गया प्लेन, P से क्या हो गया प्लेन, फिर D से हो गया डू, और फिर C से हो गया चेक, और फिर जो A है उससे क्या हो गया आर्ट। ठीक है, फिर वापस ये इसी में चक्र में चलता रहेगा, वापस प्लेन आ जाएगा, फिर डू आ जाएगा, ठीक है, फिर चेक आ जाएगा, फिर वापस आर्ट, फिर वापस प्लेन, ऐसे चलता रहेगा ये चक्र ना। ये ऐसे एक लूप में चलता रहेगा। यहाँ प्लेन आ गया, फिर डू आ गया, फिर C आ गया, और फिर यहाँ पर वापस A आ गया। ये इसी चक्र में चलता रहेगा, प्लेन डू चेक आर्ट, प्लेन डू चेक आर्ट, इस तरह से चलता रहेगा चेक है ना, जो हमारा चक्र है ना। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं प्लेन के बारे में, यानी जो योजना बनाना होता है उसके बारे में। ये TQM प्रक्रिया की पहली स्टेप है। जो प्लेन है वो क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की पहली स्टेप है। इसमें समस्या को पहचाना जाता है। इसमें हमारी जो पहली स्टेप हुआ क्या है, प्लेन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो समस्या होती है उसको पहचानते हैं कि हमारी समस्या क्या है आखिरकार है ना। आगे समस्याओं की पहचान या तो पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं द्वारा की जा सकती है या स्वयं उस प्रक्रिया को संचालित करने वाले कर्मचारी द्वारा। जो समस्या है ये किसके द्वारा पहचानी जा सकती है, या तो जो पुस्तकालय हैं उसके जो उपयोगकर्ता हैं उनके द्वारा पहचानी जा सकती हैं, या फिर जो स्वयं प्रक्रिया को संचालित करने वाला जो कर्मचारी होता है वो इस समस्या को पहचान सकता है। इन समस्याओं के आधार पर ही नए प्लान यानी जो नई योजनाएं वो बनाई जाती हैं। ठीक है, हम समस्या को पहचान जाते हैं, फिर उनकी जो समस्या हैं उन समस्याओं के आधार पर हम जो हमारी नई योजना है वो बनाते हैं ना। फिर हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डू यानी करना। इस स्टेप में जो प्लान बनाया गया है, जो योजना बनाई गई है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। यानी जो हमने जो प्लान बनाया था फर्स्ट स्टेप के अंदर, जो हमने योजना बनाई उसको इस जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, लागू करते हैं यानी उस स्टेप को ना। आगे इस चरण में बनाई गई योजना को पूरे संगठन में एक साथ लागू करने के बजाय छोटे स्तर पर एक ट्रायल रन या पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आजमाया जाता है। जो हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर जो योजना बनाई है उसको पूरे एक साथ लागू करने के बजाय में उसे टुकड़ों में बांटते हैं और फिर उसे लागू करते हैं, ताकि जो अगर उसमें कोई गड़बड़ी हो तो हमें पता लग जाए। ठीक है, यानी हमें उसे क्या है
या तो एक ट्रायल के रूप में अपनाना चाहिए पहले, या फिर एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उसको अपनाना चाहिए जो हमने योजना बनाई है उसको ना। फिर नेक्स्ट है जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर, वो है चेक यानी जांचना। इसमें जो हमारी सेकंड स्टेप है वो क्या थी, उसके अंदर हमने इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, जो भी हमारी योजना थी उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। उस इम्प्लीमेंट के बाद हम उसको जांचेंगे कि क्या क्या उसमें कमियां हैं या फिर क्या क्या उसके फ़ायदे हैं ना। इसमें अगर परिणाम नकारात्मक या ख़राब आता है तो हमें समस्या में दोबारा गौर करना होता है कि गड़बड़ी कहाँ हुई है, ठीक है। अगर मैं जो हमने सेकंड स्टेप हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो इसके बाद हम उसको जांचेंगे कि इसमें क्या क्या कमी रह गई है और हमें क्या क्या समस्याओं का सॉल्यूशन करना है ना। देखिए, इस चरण में ट्रायल रन से प्राप्त परिणामों का विश्लेषण किया जाता है। जो थर्ड स्टेप है हमारी, इसके अंदर किया जाता है, जो ट्रायल किया हमने वो रन चलाया ट्रायल रन, इसमें जो परिणाम प्राप्त हुए उनका क्या किया जाता है, इसमें विश्लेषण किया जाता है। फिर हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, 8 यानी कार्यवाही। ये हमारी आखिरी स्टेप होती है, ठीक है। ये चेक स्टेप के परिणाम सफल रहता है, ठीक है। जो हमारी जो थर्ड स्टेप थी चेक, है ना, चेक स्टेप, उसमें जो परिणाम होते हैं वो सफल रहता है तो उसे बदलाव को स्थायी कर दिया जाता है। अगर मान लो जो हमारी थर्ड स्टेप थी ना, अगर उसमें जो परिणाम मान लो अगर वो तो गड़बड़ आ गई है ना, तो हम उसकी जांच करेंगे, जांच करने के बाद अगर गड़बड़ आ गया तो हम उसके सुधार करेंगे और फिर उसको लागू करेंगे। अगर कोई सुधार मतलब मान लो अगर कोई गड़बड़ी नहीं पाई जाती है तो जो हमारी स्टेप थी उसको क्या कर दिया जाता है, उसे लागू कर दिया जाता है, स्थायी रूप से उसको लागू कर दिया जाता है। आगे देखते हैं, जो फादर ऑफ TQM है यानी जो फादर ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है वो किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है एडवर्ड डेमिंग को, यानी एडवर्ड्स डेमिंग को फादर ऑफ TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो फादर ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है यानी TQM, फादर ऑफ TQM है वो कौन है, तो आप बताएंगे एडवर्ड्स डेमिंग, है ना। आगे देखते हैं, 1980 के दशक में कहीं कहीं जगह पर 1985 भी मिलता है ना, आप ध्यान रखना, कहीं कहीं जगह पर 1980 या फिर कहीं जगह पर 1985 भी मिलता है, वरना ध्यान रखना आपके हिसाब से, क्योंकि दोनों ही एग्ज़ाम में ऑप्शन आता है ना। तो कहीं कहीं जगह पर किताबों के अंदर 1980 भी दे रखा है, कहीं जगह पर 1985 भी दे रखा है, ठीक है। फिर भी आप अगर एग्ज़ाम में आए तो आप 1985 करके आ सकते हैं, ठीक है। तो 1980 या 85 के दशक में US नेवी के लिए इसका प्रथम प्रयोग किया गया था, यानी जो TQM है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, इसका प्रथम प्रयोग कहाँ कर किया गया था, US नेवी के लिए इसका प्रथम प्रयोग किया गया था। अब हम देखते हैं जो जोसेफ M जुरान थे, इनका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या योगदान रहा है। इन्होंने डेमिंग के जो एडवर्ड्स डेमिंग थे इनके समकालीन जापान में काम किया था, यानी जब एडवर्ड्स डेमिंग जापान के अंदर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे थे तो उन्हीं के साथ जोसेफ M जुरान ने भी जापान के अंदर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर काम किया था, ठीक है। जुरान के अनुसार जो क्वालिटी मैनेजमेंट है वो क्या है, क्वालिटी इज़ अ फिटनेस फॉर यूज़, क्या है, गुणवत्ता उपयोग के लिए उपयुक्तता है, यानी क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज़। क्वालिटी में क्या बताती है कि जो भी कोई वस्तु है वो क्या है, यूज़फुल है ना। अगर वो अच्छी क्वालिटी होगी तो वो यूज़ के लिए होगी, अगर वो ख़राब क्वालिटी है तो वो ख़राब, उसको यूज़ नहीं किया जाता। तो हमें क्वालिटी क्या बताती है कि ये अच्छी तरह से यूज़ की जाने वाली वस्तु है ना, यानी ये यूज़ करने के लिए बिल्कुल फिट है ना। आगे देखते हैं, सबसे पहले इस बात पर बल देने वाले व्यक्ति थे जो जोसेफ M जुरान है, वो सबसे पहले इस बात पर जोर देने वाले व्यक्ति थे कि गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, संचार और मानव संसाधन प्रमुख कुंजी हैं, ठीक है। जो जोसेफ M जुरान थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने
गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, संचार कम्युनिकेशन और मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स पर बल दिया था। प्रमुख कुंजी बताया इनको ना, मैनेजमेंट को, संचार को और मानव संसाधन को प्रमुख कुंजी माना है इन्होंने ना। इन्होंने गुणवत्ता प्राप्त करने में प्रबंधन की भूमिका पर जोर दिया है। ठीक है, जो जोसेफ एम जुरान है, इन्होंने गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए प्रबंधन की भूमिका पर जोर दिया है। अब हम देखते हैं जो जोसेफ एम जुरान थे, उनकी ट्रायोलॉजी है एक, जुरान्स ट्रायोलॉजी है ना, यानी इनकी 3 सिद्धांत इसी के अंदर ना। पहला है क्वालिटी प्लानिंग यानी गुणवत्ता योजना, दूसरा है क्वालिटी कंट्रोल यानी गुणवत्ता नियंत्रण और तीसरा है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट यानी गुणवत्ता सुधार। ठीक है, इन्होंने ये 3 सिद्धांत दिए हैं। पहला है क्वालिटी प्लानिंग यानी गुणवत्ता योजना, दूसरा है क्वालिटी कंट्रोल यानी गुणवत्ता नियंत्रण और तीसरा है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट यानी गुणवत्ता सुधार। अब हम जो नेक्स्ट विद्वान है जिन्होंने क्वालिटी कंट्रोल पर अपना योगदान दिया है उनके बारे में देखते हैं। उनका नाम है फिलिप बी क्रॉस्बी। क्या नाम है? फिलिप बी क्रॉस्बी। क्रॉस्बी ने गुणवत्ता का एक समग्र दृष्टिकोण यानी होलिस्टिक व्यू प्रदान किया था। ठीक है, जो फिलिप बी क्रॉस्बी महोदय हैं, इन्होंने क्या किया है, गुणवत्ता का एक समग्र दृष्टिकोण यानी होलिस्टिक व्यू प्रदान किया है हमें। इनके दर्शन की जड़ें गुणवत्ता प्रबंधन के निम्नलिखित 5 एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट में पाई जा सकती हैं। यानी जो इनकी फिलोसफी है उनके दर्शन की, इनकी जड़ें गुणवत्ता प्रबंधन के 5 एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट में पाई जाती हैं। ठीक है, ये कौन कौन से हैं देखते हैं हम। पहला है गुणवत्ता यानी क्वालिटी का अर्थ आवश्यकताओं के अनुरूप होना, न कि शिष्टा व दिखावटी सुंदरता। ठीक है, जो गुणवत्ता है उसका अर्थ क्या है, आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए, है ना, न कि जो शिष्टता है उस पर या फिर दिखावटी सुंदरता पर नहीं होना चाहिए, इनका अर्थ है ना। ये किसका कहना है? फिलिप बी क्रॉस्बी महोदय का कहना है ना। नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट इनका सिद्धांत है वो है गुणवत्ता की समस्या यानी क्वालिटी प्रॉब्लम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इनका मानना है ये ना, किनका मानना है? फिलिप बी महोदय का, कि जो गुणवत्ता की समस्या है ये जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, यानी क्वालिटी प्रॉब्लम जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट है काम को पहली बार में ही सही करना हमेशा सस्ता पड़ता है। इनके अनुसार जो अगर किसी काम को हम काम कर रहे हैं कार्य, अगर उसको पहली बार में ही ठीक तरीके से कर लें तो हमें वो चीज़ सस्ती पड़ेगी। अगर हम बार बार हमसे वो हो नहीं पा रहा, हम बार बार ट्राई कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं उस काम को, तो महंगा पड़ता है हमें। आगे है प्रदर्शन का एकमात्र पैमाना गुणवत्ता की लागत है। जो प्रदर्शन है इसका क्या एकमात्र पैमाना क्या है? गुणवत्ता की लागत है। प्रदर्शन एकमात्र मानक 0 दोष यानी 0 डिफेक्ट्स हैं। जो प्रदर्शन का एकमात्र मानक स्टैंडर्ड क्या है? 0 डिफेक्ट्स, है ना। तो ये टोटल इनकी जो 5 एब्सोल्यूट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट है ये हो गए हैं। आगे है उन्होंने केवल रोकथाम यानी प्रिवेंशन और 0 दोष यानी 0 डिफेक्ट को ही प्रदर्शन के एकमात्र मानक के रूप में महत्व दिया है। जो फिलिप क्रॉस्बी महोदय हैं, इन्होंने केवल रोकथाम यानी प्रिवेंशन और 0 दोष यानी जो 0 डिफेक्ट है इसको ही प्रदर्शन के एकमात्र स्टैंडर्ड के रूप में महत्व दिया है। इसको रोकथाम और 0 दोष को ना। आगे देखते हम संगठन में गुणवत्ता कार्यक्रमों को लागू करने के 14 चरण हैं, यानी 14 स्टेप्स हैं ना। जो फिलिप बी क्रॉस्बी हैं, इनके गुणवत्ता
कार्यक्रम को लागू करने के कितने चरण हैं? 14 चरण हैं, यानी 14 स्टेप्स हैं ना, इन्होंने प्रस्तुत किए थे ना। तो ये कौन कौन से हैं देखते हैं। पहली स्टेप है प्रबंधन की प्रतिबद्धता, गुणवत्ता के प्रति मैनेजमेंट का समर्पित होना। क्या है? जो प्रबंधन है इसकी जो प्रतिबद्धता गुणवत्ता है इसके प्रति मैनेजमेंट का समर्पित होना चाहिए, है ना। दूसरा है गुणवत्ता सुधार टीम का गठन करें। जो गुणवत्ता को सुधारने की जो एक टीम होती है उसका गठन करना चाहिए मैं ना, ताकि वो अगर कहीं पर कोई गड़बड़ हो तो वो जांच कर सके उसकी, है ना। तीसरा है गुणवत्ता मापनों का निर्धारण करना, यानी जो गुणवत्ता को मेजरमेंट करने के लिए किसका निर्धारण करना चाहिए, हमें किसका निर्धारण करना चाहिए? एक टीम का निर्धारण करना चाहिए। दूसरा है गुणवत्ता की लागत का मूल्यांकन करना। ठीक है, हमें जब गुणवत्ता जो है हमारी उसकी क्या करना चाहिए? हमें मूल्यांकन करते रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट है गुणवत्ता जागरूकता कार्यक्रम करें। जो क्वालिटी है उसको उसके प्रति लोगों की जागरूक करना चाहिए हमें ना। फिर नेक्स्ट है सुधारात्मक कार्रवाई करें। फिर नेक्स्ट है तदर्थ समितियों और शून्य दोष कार्यक्रम करें। ठीक है, जो तदर्थ समिति है और जो शून्य दोष है इनके कार्यक्रम भी हमें करते रहने चाहिए। नेक्स्ट है पर्यवेक्षक और प्रबंधकों का प्रशिक्षण करें। जो पर्यवेक्षक होते हैं और जो प्रबंधक होते हैं उनको प्रशिक्षित करना चाहिए, यानी उन्हें जो ट्रेनिंग है वो देनी चाहिए हमें ना। फिर नेक्स्ट है शून्य दोष दिवस मनाएं। शून्य दोष दिवस मनाएं, यानी मान लो कभी हमें ऐसा दिवस मनाना चाहिए कि जब हमसे कोई गलती नहीं हो। ठीक है, ऐसे दिवस हमें मनाते रहना चाहिए ना। फिर नेक्स्ट है लक्ष्य निर्धारित करें, है ना। शून्य दोष दिवस मनाएं और लक्ष्य निर्धारित करें। ठीक है, यहाँ पे पहला एक तो हो गया यहाँ पे शून्य दोष दिवस मनाएं, फिर दूसरा है यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित करें। यहाँ पर दो एक साथ लिख दिए है ना। नेक्स्ट है त्रुटि के कारणों को हटाएं, यानी जो जिस चीज़ से हमारी गलती हो रही है उन कारणों को हमें हटाते रहना चाहिए ना। फिर नेक्स्ट है अच्छा काम करने वालों को पहचान और मान्यता प्रदान करनी चाहिए। मान लो अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें उसे सम्मान देना चाहिए। ठीक है, ताकि वो और अच्छा काम करे और उसको देखकर और दो लोग अच्छा काम करें ना। फिर नेक्स्ट है गुणवत्ता परिषदों की स्थापना करें। जो क्वालिटी परिषद होता है काउंसिल, क्वालिटी काउंसिल, उनकी हमें स्थापना करनी चाहिए। और फिर नेक्स्ट है आखिरी इन सभी चरणों को बार बार दोहराए। जितने भी चरण हैं इन सभी चरणों को हमें बार बार दोहराते रहना चाहिए ताकि जो हमारी क्वालिटी है वो सुधर सके ना। तो यहाँ पर जो फिलिप्स बी क्रोस्बी महोदय हैं इनके जो सिद्धांत था उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। यहाँ पर अभी हमने सिर्फ आज जो 3 महोदय हैं जो वैज्ञानिक हैं उनके बारे में ही पढ़ा है, उनके जो योगदान था उनके बारे में पढ़ा है। यहाँ पे हमने W. एडवर्ड्स डेमिंग के जो महोदय थे इनकी जो योगदान था उनके बारे में पढ़ा हमने। जो फिर नेक्स्ट थे जोसेफ M. जुरान, इनके योगदान के बारे में पढ़ा आज। और जो तीसरे थे फिलिप बी क्रोस्बी, इनके योगदान के बारे में हमने आज पढ़ा। इन तीनों के योगदान के बारे में हम पढ़ा। अब हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इसके अंदर हम जो आर्म्ड वी फर्ग्यूबन हैं उनके योगदान के बारे में और कारू इशिकावा और सिंगो के बारे में, और जो हमारे आखिरी जो है वो है गिनिची तागुची, इनके जो योगदान है इनके बारे में पढ़ेंगे। कल हमारी जो क्लास होगी उसके अंदर, आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।